दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के सभी चैप्टर से संबंधित सवाल दोस्तों मैं लेकर हाजिर हूं। चाहे आपको रस, छंद, संधि, समास, अलंकार कुछ भी पढ़ना हो, सारा सवाल दोस्तों आज अपनी क्लास में मैं भर भर के रखा हूं। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से संबंधित सवाल, उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित सवाल, वर्णमाला का सवाल, विलोम शब्द के सवाल, मुहावरा, लोकोक्तियां, देशज विदेशज शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और साथ ही साथ साहित्य स्पेशल। ठीक है, तो अगर आप क्लास देखते हैं तो कम से कम इतने चैप्टर पर आपकी एक पकड़ बन पाएगी, आपकी नजर पड़ पाएगी और ये देखने में आएगा कि तैयारी कितनी बेहतर आपकी हो पाई है। आज हमारा कोई पहला लेक्चर नहीं, आज हमारा 43 नंबर का लेक्चर है, 43 नंबर का लेक्चर है। मैंने यहाँ पे नोट करना दोस्तों भूल गया हूँ। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है दोस्तों ये 43 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, और आज की अगर आप क्लास देखते हैं तो पूरे 1290 सवाल दोस्तों आपके तैयार हो जाएंगे। कितने? 1230 सवाल पढ़ते पढ़ते दोस्तों हम आ गए अपने 1290 सवाल पर। तो आप केवल आइए, साथ दीजिए, मजा बहुत आएगा। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने एक स्पेशल बैच भी बना रखा है। आप इस क्लास को देखकर बहुत आनंदित हो रहे हैं दोस्तों। आप सोचो ये कुछ भी नहीं है, अगर आप बैच में आते हैं ना तो दोस्तों वहां जो कुछ सीखने को मिलेगा वो एक अलग ही लेवल का है। और अगर आपको लेवल देखना है तो मैं कहता हूं सिर्फ डेमो लेक्चर आके देख लो, आपको खुद ब खुद लेवल समझ में आ जाएगा कि लेवल कहते किसे हैं, आपको पेड क्लास में सिखाया क्या जाएगा। और एक ही बैच में दोस्तों ये चारों एग्जाम आपके कवर होंगे, चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का देना हो, टीजीटी का देना हो या पीजीटी का देना हो, सब कुछ दोस्तों आप एक ही जगह से कवर कर पाएंगे। बस आपको एक मौका भर देना है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल आज ट्रायल के तौर पे हम लोग यहां देखते हैं, जरा जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि हिमालय की बेटी, हिमालय की बेटी ये किसकी रचना है? देखिए इस नाम से दो रचनाएं हैं। ठीक है, एक हिमालय की बेटी है और एक और रचना दोस्तों उसका नाम है हिमालय की बेटियां। ठीक है, हिमालय की बेटियां। ठीक है, ये दो रचनाएं हैं। ठीक है, और दोनों अलग अलग उत्तर होगा। तो जो हिमालय की बेटियां दोस्तों यह रचना है नागार्जुन की। किसकी रचना दोस्तों? यह नागार्जुन की रचना है। जबकि आज के सवाल में हम हिमालय की बेटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, करा राजकमल चौधरी की रचना है, गोपाल सिंह नेपाली की रचना है, सीताराम सेकसरिया की रचना है या सीताराम झा की रचना है या विद्यानिवास मिश्र की रचना है? तो याद रखिएगा यह रचना है गोपाल सिंह नेपाली की। जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? गोपाल सिंह नेपाली इनकी रचना है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं और दोस्तों इसी हिमालय के नाम से है, याद रखिएगा हिमालय और हम। ठीक है, हिमालय और हम, यह भी अच्छा। एक रचना और याद आ गया मुझे, एक रचना आप पढ़ते हैं दोस्तों, ठेले पर हिमालय, याद है आपको? ठेले पर हिमालय। ठीक है, ठेले पर हिमालय, यह किसकी रचना है? आप पढ़ते होंगे तो आपको जानकारी होगा, यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। बोलिए याद आया कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल ना। हिमालय नाम लिखा हुआ था तो मैंने कहा अचानक से दिमाग में क्लिक कर गया। ठीक है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? यह धर्मवीर भारती की रचना है। हिमालय और बेटियां नाम से एक और रचना और नागार्जुन की रचना है। और आज के सवाल में जो हम दे रहे हैं ये दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। इन्हीं की एक और रचना दोस्तों हिमालय नाम से, हिमालय और हम, यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। एक रचना और इनका है, हिमालय ने पुकारा। ठीक है, हिमालय ने पुकारा। ठीक है, यह भी दोस्तों किसकी रचना है? तो यह भी दोस्तों ये नेपाली साहब की रचना है। ठीक है, ये बिहार में ही इनका जन्म हुआ था, बहुत फेमस दोस्तों यह लेखक रहे हैं। तो बिहार की धरती से बहुत ही बेहतरीन लेखकों से संबंधित हम सवालों को लेकर आजकल हाजिर हैं और पिछले कई दिनों से दोस्तों हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। बचपन हम लोग एक पढ़ते थे ना, ये किसकी लाइन है, किसकी पंक्ति, आप ये बताइए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो मां मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। यह पंक्ति दोस्तों किसकी है? महाकवि मां की बिल्कुल नहीं, महाकवि भट्टी नहीं, आचार्य केशवदास भी नहीं, मैथिली शरण गुप्त भी नहीं। यह कृति है दोस्तों राम धारी सिंह दिनकर जी की। जी हाँ, इनकी रचना का नाम है दोस्तों चांद का कुर्ता। ठीक है, इनकी कविता जो है दोस्तों, उस कविता का नाम क्या है? चांद का कुर्ता। ये उसी रचना में से दोस्तों लिया गया है। ठीक है, ये पंक्ति ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कभी कभी दोस्तों पंक्ति से संबंधित भी दोस्तों सवाल देता रहता है, तो इसे अपने ध्यान में आप रखेंगे। और आगे आ जाइए, आज मैंने कुछ सवाल दोस्तों पत्र पत्रिकाओं से संबंधित रखे हैं और आगे अब हम कुछ दिन तक, कम से कम 8-10 दिनों तक इसी तरह से नए नए सवाल भी देखेंगे। ठीक है, सवाल क्या दे रहा है? कह रहा हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है इसका संपादन किसने किया था?
हिंदी प्रदीप दोस्तों एक पत्रिका है, आपको बताना है कि इसका संपादन दोस्तों किसने किया था। कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। इनका टाइटल क्या दोस्तों, इनका टाइटल है दोस्तों प्रेमधन, ठीक है, प्रेमधन। क्या इन्होंने किया था या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था, प्रताप नारायण मिश्र जी ने किया था, बालकृष्ण भट्ट जी ने किया था, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को हम याद करते हैं उनकी सरस्वती पत्रिका की वजह से, ठीक है। इन्होंने किस पत्रिका का संचालन किया था, सरस्वती। आपका जो जवाब है दोस्तों यह बालकृष्ण भट्ट होगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का संबंध किससे दोस्तों, इनका संबंध हिंदी प्रदीप से है। और जो बच्चे जानते हैं सबसे आसान, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में आपको पता होगा, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, या फिर वो क्या नाम है, हरिश्चंद्र मैगजीन। अब हरिश्चंद्र मैगजीन तो उसके नाम के आगे लिखा ही हरिश्चंद्र, तो बहुत आसानी से आप बता ही देंगे। लेकिन बद्री नारायण चौधरी और प्रताप नारायण मिश्र में दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूजन में नहीं रहना। मान लीजिए इनका पूछेगा तो आप बताइएगा आनंद कादंबनी, क्या दोस्तों बताएंगे, आनंद कादंबनी, ठीक है। आनंद कादंबनी नामक दोस्तों एक पत्रिका है, उसके संपादक कौन रहे हैं, तो बद्री नारायण प्रेमधन जी रहे हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रताप नारायण, पंडित प्रताप नारायण मिश्र इनका नाम है, तो पंडित से याद रखिएगा ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण नामक दोस्तों यहां पे पत्रिका किन्होंने निकाला था, प्रताप नारायण मिश्र जी ने निकाला था, ये भी याद रखेंगे। इतना पर्याप्त है आपके लिए ना, इतनी बातें दोस्तों आपको यहां ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़िए, करा पागल कुत्तों का मसीहा, बताइए जल्दी से, पागल कुत्तों का मसीहा ये किसकी रचना है। बड़ा अटपटा सा नाम भी है ना, कोई बात नहीं, मैं नाम से सवाल परीक्षा में जो आए ना उन्हीं सवालों को पढ़िए। पागल कुत्तों का मसीहा किसकी रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, केदारनाथ सिंह जी का, कुंवर नारायण जी का, धर्मवीर भारती जी का, या गजानन माधव मुक्तिबोध जी का। इनकी रचना सबसे फेमस है, चांद का मुंह टेढ़ा है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध। फिलहाल जो जवाब है आपका ये होगा दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जी हाँ, ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक बहुत फेमस इनकी रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग, ठीक है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दोस्तों दिया गया था, यह भी आप याद रखेंगे। एक और रचना लिखिएगा, कुछ रंग कुछ गंध, ठीक है। यह भी रचना किसकी है, इन्हीं की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की, कुछ रंग कुछ गंध, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया ये सवाल आता है, ठीक है। और दो छोटी छोटी रचनाएं हैं, एक है दोस्तों कच्ची सड़क और एक है लड़ाई, ठीक है। कच्ची सड़क होगा तो लड़ाई तो होगा ही, ठीक है, कच्ची सड़क और लड़ाई। और एक और रचना यार इनकी बहुत अच्छी से मुझे दिमाग में आ नहीं रहा है, सर्वेश्वर दयाल, काट की घंटियां, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, स्टार लगा रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन में मैं यहां पे, काट की घंटियां, ठीक है, काट की घंटियां, ठीक है। यह भी दोस्तों किसकी रचना है, यह भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही रचना है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इनकी दो रचनाएं पॉपुलर हैं, एक तो पागल कुत्तों का मसीहा और एक खूंटियों पर टंगे लोग, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। देखिए हर एक लेखक हर एक रचनाओं से पॉपुलर नहीं हो जाता, उसकी कुछ रचनाएं दोस्तों उसका नाम जो है उजागर कर देती हैं। तो ऐसी इनकी दो रचनाएं रही हैं, इन दोनों का नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है, बहुत बढ़िया सवाल ये भी है, और आगे से दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इस तरह के सवाल भी मैं शामिल करूंगा। सवाल दे रहा है कि सर्वप्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया। व्यास सम्मान पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, एक फाउंडेशन है, उसका नाम है के बिड़ला फाउंडेशन। क्या नाम है, के बिड़ला फाउंडेशन, ठीक है। इस फाउंडेशन ने दोस्तों जब शुरुआत किया 1991 में पुरस्कार बांटना ना, तो तीन तरह के पुरस्कार बांटा, ठीक है। एक बनाया दोस्तों व्यास सम्मान, ठीक है, क्या बनाया, व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान। तो जो पहला व्यास सम्मान 1991 में मिला वो दोस्तों किसे मिला, रामविलास शर्मा जी को मिला, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को यह पहला व्यास सम्मान मिला, ठीक है। उसके बाद इसका सबसे फेमस जो सम्मान है वो है दोस्तों सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान, ठीक है। यह भी दोस्तों 1991 में पहली बार बांटा गया, ठीक है। 1991 में ही एक्चुअली के बिड़ला फाउंडेशन बना था और एक साथ तीन पुरस्कारों की घोषणा दोस्तों यहां पे किया गया था। तो पहला जो दिया गया था वो हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला था। इसी तरह से डॉक्टर जयसिंह नीरज जी को उस समय बिहारी सम्मान दिया गया, ठीक है, बिहारी सम्मान दिया गया। और यह सम्मान भी दोस्तों 1991 में ही दिया गया। ये तीनों सम्मान दोस्तों आप याद रखेंगे, ये के बिड़ला फाउंडेशन से संबंधित हैं, ठीक है, ये के बिड़ला फाउंडेशन संबंधित है। माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करेंगे, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा
इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। कौन सा पुरस्कार, इसी से लिखिए, ठीक है। इनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 1955 में दोस्तों मिला हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें मिला हुआ था। इसी तरह से सुमित्रानंदन पंत जी जो थे, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, वो किसे दिया गया है, वह सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे तथ्य आप याद में रखेंगे, ये सब कुछ याद रखेगा जो के बिरला फाउंडेशन वाला मैंने बताया, ये सब कुछ ध्यान रखेगा। अगला सवाल करा, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता को कितनी सम्मान राशि मिलती है। जो कोई साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतता है उसे सम्मान राशि कितनी मिलती है दोस्तों, तो 1 लाख, ठीक है। 1 लाख रुपए मिलती है, बहुत कम, 5,000 से शुरुआत हुआ था, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, बढ़ते बढ़ते अब ये 1 लाख रुपया दिया जाता है। यहां पर याद रखेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। और पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार ये माखन लाल चतुर्वेदी जी ने जीता था, तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, करा सत्याग्रह में समास कौन सा है। सत्याग्रह में समास, आप पहले समास विग्रह कीजिए तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। समास विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। के लिए दे दिया, इसका मतलब क्या है, कंफर्म हो गया कि यहां पे तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में भी किस टाइप का दोस्तों, तो याद रखेगा यह संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। यहां पे जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अपने साथ कॉपी कलम लेके बैठे हो ना, क्योंकि नहीं बैठे हो तो आप समझ नहीं पाओगे कि सच में अगर ये सारे सवाल परीक्षा में आए तो आप सही भी कर पाओगे या नहीं। पहले पढ़िए आप ध्यान से, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है शयन। शयन का संधि विच्छेद दोस्तों आपको बताना है, शयन का, ठीक है। तो शयन का संधि विच्छेद होता है दोस्तों, याद रखेगा शे धन अन, क्या होता है, से धन अन, ठीक है। यहां पे ये हो जाएगा, बाकी के जगह पे यहां स दिया था तो ये दोस्तों मिस्टेक है, यहां से दिया था तो अयन दे के गड़बड़ कर दिया, ठीक है। तो यहां पर स धन अन, से धन अन होगा। और यहां पर संधि कौन सी होती है, यह अयादि स्वर संधि का पहचान है। हमने आपको बताया था कहीं भी अय आ जाए, कहीं भी आय आ जाए, कहीं भी अव आ जाए या कहीं भी आव आ जाए, ये चारों दोस्तों कहीं भी आते हैं तो समझ जाइएगा जवाब क्या होगा, वहां पे अयादि स्वर संधि आपका जवाब होगा, ये आप दिमाग में रखिएगा। और आगे आइए, करे सूर्यास्त में संधि कौन सा है। आइए पहले संधि विच्छेद करते हैं। सूर्यास्त का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सूर्य धन अस्त, क्या होगा, यहां सूर्य में से अ निकल कर आ जाएगा, अस्त में से अ निकल कर आ जाएगा, अ मिलकर दोस्तों आ हो जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, यहां पर दीर्घ स्वर संधि। ध्यान दीजिएगा, कभी भी बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए या फिर बड़ा री आ जाए, ये चारों अगर कहीं भी दिख रहे हैं तो हमेशा जवाब क्या होगा, हमेशा जवाब दीर्घ स्वर संधि होगा। बस इतना सा कॉमन सेंस की बातें हैं, अगर आप पढ़े होंगे डिटेल में तो ये सारी बातें आपको बहुत छोटी लगेंगी। आगे बढ़िए, करा मेघ आए बड़े ठन के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है। बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है। मेघ माने क्या होता है, बादल। अच्छा, अब आदमी औरत के अलावा बादल भी बन ठन के संवरने लगे, नहीं। देखिए बादल निर्जीव है लेकिन कल्पना सजीव जैसी हो रही। मैंने आपको समझाया था, अगर निर्जीव में आपको सजीव जैसी कल्पना दिखे, क्या याद रखेंगे, ठीक है। यदि कभी निर्जीव में सजीव की भांति भाव हो या बोध हो तो हमेशा जवाब क्या होगा दोस्तों, वहां मानवीय करण अलंकार होगा। बस एक लाइन में आप याद रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा, मानवीय करण अलंकार। बाकी ऑप्शन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, गलत है। गलत है तो क्यों दिमाग अपना खर्च करना। आगे देखिए, कर वह चौकन्ना हो गया। बहुत दिनों से मैं इस तरह के सवाल नहीं शामिल कर रहा था, परेशान हो गए थे। अरे परेशान ना होइए, अगर आप शुरू, भाई आज हमारा 43वां लेक्चर है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी पिछले 2-4 दिनों से वीडियो सीरीज देख रहे हैं, तो अब भैया मैंने आपको समझाया प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में चैप्टर ज्यादा हैं, सवाल कम हैं, ठीक है। जैसे 36 चैप्टर, अगर 35-36 चैप्टर हिंदी में माने, ठीक है, तो भैया सवाल तो मैं 30 ही करा रहा हूं, उसमें भी गद्यांश भी रहता है, तो 5 सवाल तो गद्यांश खा जाता है, तो मेरे पास 25 ही बचता है, ठीक है। अब 24-25 सवाल में, और एक सवाल दोस्तों क्रमबद्धता ले लेता है, 24 सवाल में मैं 35-36 चैप्टर कैसे एडजस्ट करूंगा।
यानी कुछ चैप्टर छोड़ना पड़ेगा, कुछ चैप्टर पकड़ना पड़ेगा। अब जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जैसे समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, इनको मैं प्रतिदिन पढ़ाता हूं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें मैं चेंजेस करते रहता हूं। ठीक है, तो उसी आधार पे इस तरह के सवाल मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं। लगता है पीछे से वीडियोस नहीं देख रहे हैं, इस वजह से आपको नहीं महसूस हुआ। चलिए फिर से शामिल कर दिया मैंने, वह चौकन्ना हो गया। लेकिन जब गुप्ता जी गुस्से में कुछ शामिल करते हैं ना, इतना खतरनाक सवाल होता है कि हर बच्चा लिख के ले लो, हर बच्चा गलत करेगा। ठीक है, कहेगा वह चौकन्ना हो गया। पहले आप मुझे बताओ चौकन्ना का मतलब क्या होता है? हाँ, चौकन्ना। अच्छा, आप कुछ भी बता सकते हैं चौकन्ना का मतलब। चौकन्ना हो गया यानी फिर देखिए चौकन्ना जो शब्द मिला है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक चौ और दूसरा कन्ना। ठीक है, कन्ना। चौ माने होता है चार, कन्ना माने होता है कान से। ठीक है, चारों कान से। ठीक है, चारों कान से। ठीक है, चारों कान से। एक बात बताओ, कोई ऐसा जीव धरती पे बताओ जिसके पास कान चार हो? क्या हो? कान कितने हो? चार। सर ये पूछते हैं कि किसके पास कान नहीं है तो हम बता देते हैं। किसके पास? मछलियों के पास। हाँ, मछलियों के पास कान नहीं होता। कहाँ कान होता है? अरे जो निकल दिखता आपको गलफड़ा होता है, जिससे सांस लेती हूँ। ठीक है, वो त्वचा के माध्यम से संकेत पहचानती है। ठीक है, तो वो तरंगों के माध्यम से भापती है, आवाज से नहीं। कान नहीं होता उनके पास। ठीक है, सांप के पास कान नहीं होता। देखें सांप का कान नहीं। ठीक है, जितने भी और जानवर आपको दिखते होंगे, हाथी, घोड़ा, बैल, शेर, चीता, गधा, जो कुछ भी देखेंगे, कुत्ता, कुछ भी देखेंगे तो उनमें कान होता है। ठीक है, सुनने के लिए कान होता है। तो दोस्तों चार कान तो कहीं नहीं होते हैं, लेकिन चौकन्ना देखिए दो ही कान का मतलब है, चार कान का दिया नहीं और ज्यादा सुनने से तात्पर्य। चौकन्ना का मतलब क्या है? अत्यधिक 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 सुनने से दोस्तों इसका तात्पर्य कि एकदम चौकन्ना हो जाना, मतलब बहुत बारीकी से दोस्तों ध्यान से एक चीजों को सुनना। इस प्रकार दोस्तों यह लक्षणा का भेद हो जाएगा, क्योंकि अभिधा सामान्य होता है, लक्षणा में हमेशा क्या होता है दोस्तों? लक्षणा में लक्षण दिखाई पड़ता है। तो यहां पर चौकन्ना होना एक लक्षण को प्रेजेंट कर रहा है, अभिधा मत कीजिएगा। और यह यौगिक और योग रूढ़ तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप शब्द रूप पढ़ते हैं तो वहां पढ़ते हैं तीन तरह के शब्द होते हैं, चाहे रूढ़ शब्द होता है, चाहे योग रूढ़ शब्द होता है, चाहे यौगिक शब्द होता है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आप देख लीजिए। करा पुलोमजा। पुलोमजा दोस्तों किसका पर्यायवाची है? करा पार्वती जी का नहीं। पार्वती जी को हम शैलजा जरूर कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल पुत्री थी इसलिए शैलजा कहा जाता है, लेकिन पुलोमजा नहीं। पुलोमजा दोस्तों इंद्राणी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंद्राणी को। इंद्राणी को दोस्तों इंद्रा भी कहा जाता है, इंद्राणी को दोस्तों पुलोमजा भी कहा जाता है, इंद्राणी को दोस्तों ऐन्द्री भी कहा जाता है। ऐन्द्री, हाँ ऐन्द्री ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐन्द्री, ऐन्द्री ऐसे आए, ऐन्द्री भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों पुलोमजा से याद रखेगा पौलामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौलामी। ठीक है, पुलोमजा। और मान लीजिए परीक्षा में क्या दे दे? पौलोमी लिखिए, पौलोमी, तो भी दोस्तों आप बताइएगा। ठीक है, ये और इंद्रा बताई दिया होते सब दोस्तों। अच्छा, इंद्र की पत्नी का एक और नाम मिलता है सचीपति। क्या मिलता है? सचीपति नहीं, सचीपति तो इन लोगों को कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें सची कहा जाता है, सची। ठीक है, ऐसे। और एक याद रखिएगा रति। रति दोस्तों किसकी पत्नी थी? एक कामदेव की पत्नी थी। ठीक है, कामदेव की पत्नी का नाम क्या था? कामदेव की पत्नी का नाम था रति, इसीलिए कामदेव को रतिनाथ कहते हैं, रति के नाथ या रतिपति कहा जाता है, रति के पति। और इनको क्या कहा? इंद्र को क्या कहते हैं? सचीपति कहते हैं, सचीनाथ कहते हैं। तो सारे तथ्य ध्यान रखेंगे। करा उचित विलोम शब्द जो नहीं है उसे चूज कीजिए आप। आभ्यंतर का बाय हो जाएगा, आभ्यंतर मतलब भीतर, बाह्य का मतलब बाहर, ये सही है। अथ का इति हो जाएगा, यह भी सही है। अर्पण का समर्पण नहीं होता दोस्तों, अर्पण का ग्रहण होता है। क्या होता दोस्तों? अर्पण। अर्पण किसी को अर्पण करना और त्यागने के जैसा होता, अर्पण का ग्रहण होगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, कर्कश का सुशील होगा, यह भी सही है। तो याद रखेगा यहां पर कर्कश का सुशील भी हो सकता है, कर्कश का और क्या हो सकता है दोस्तों? कर्कश, कर्कश का मधुर भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मधुर। हाँ, कर्कश का मधुर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिलहाल ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट गलत है, इसलिए परफेक्ट गलत वालों को आप पहले ढूंढिए। अशुद्ध विकल्प का चुनाव कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द दे रहा हूं, बहुत ध्यान से पढ़ के बताइएगा।
कर सीमा का अनुचित उल्लंघन, ठीक है, उचित उल्लंघन, अनुचित उल्लंघन अगर किया जाए तो उसे अतिक्रमण कहा जाता है। बिल्कुल सही है, सड़कों पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, वो भूमि उनकी नहीं होती है, सरकारी जमीन को जब आप अपने उपयोग के लिए यूज करते हैं तब उसे अतिक्रमण कहा जाता है, सही है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे क्या कहते हैं, अधिकृत कहा जाता है, यह भी दोस्तों सही है, ठीक है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अप्रहत कहते हैं, क्या कहते हैं, अप्रहत कहते हैं, यह भी सही है। अप्रहत का एक मतलब यह भी होता है न जोता गया खेत, उससे भी अप्रहत कहते हैं, ठीक है। जो बिन मांगे मिल जाए, याचित नहीं अयाचित कहते हैं, गलत लिखा दोस्तों, जो बिन मांगे मिल जाए उसे क्या कहते हैं, अयाचित, क्योंकि याचित का मतलब याचना यानी मांगना होता है, ठीक है। यहां कह रहा है जो बिन मांगे मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों मिस्टेक है। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, किसी दूसरे भाषा के अनुवाद करके अगर चेंज किया जाए तो उसे अनुदित ग्रंथ कहा जाता है, क्या कहते हैं, अनुदित। यह भी दोस्तों एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, आपको जानकारी नहीं होगा लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मैंने कलेक्ट किया है, ऐसे सवाल जो आप कम पढ़ते हैं, जहां पे आपका फोकस कम होता है। आगे बढ़िए, कर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ठीक है। गीतिका दोस्तों किसके अंतर्गत आता है, यह सममात्रिक के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, यह सममात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। और कितने होती मात्राएं, 22 24 नहीं 26 होती है, कितना, 26। 14 और 12 पर दोस्तों यति पाया जाता है, 28 मात्राएं 16 और 12 पर यति मिलता है हरि गीतिका में, किसमें, हरि गीतिका, ठीक है, हरि गीतिका। तो वैसे भी गीतिका छोटा है, हरि गीतिका बड़ा शब्द है, इसलिए हरि गीतिका में कितना करेंगे, 28 मात्राएं करेंगे, और गीतिका में कितनी मात्रा करेंगे, 26 मात्रा करेंगे। तो हमसे तो गीतिका पूछा, तो हम गीतिका जवाब दें अपने हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कीजिए, ये आपका परफेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा कौड़ी को न पूछना, कौड़ी को न पूछना, इसका अर्थ क्या है, मुहावरा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। कौड़ी को न पूछना, कर मदद न करना, निमंत्रण न देना, निकम्मा समझना, खतरे से बचाना, या फूटी कौड़ी न देना। कौड़ी पहले एक मुद्रा का नाम था शुरू में, लेकिन दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है। खतरे से बचाना नहीं, निकम्मा समझना दोस्तों इसका अर्थ होता है कौड़ी न पूछना। कौड़ी न पूछना मतलब कोई आपको कौड़ी के भाव समझता है, मतलब आप एकदम निकम्मा समझता है, तभी तो आपको पूछ नहीं रहा है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, कर संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। वही चोर चोर मौसेरे भाई, अरे ऐसा नहीं है, ये तो खुद ही अपने आप में लोकोक्ति है, आपको अर्थ बताना है। करा किए का फल भोगना पड़ा नहीं, कपटपूर्ण व्यवहार नहीं, प्रयत्न से ज्यादा लाभ या थोड़ा नहीं, संगति का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। संगति, जैसी संगति होगी, जैसे एक संगत वाले, जैसे कोई अध्यापक अगर मिल जाए तो हमसे बड़ा अच्छा बनेगा, क्यों दोस्तों, हमारे बिरादरी का हो जाएगा ना। बिरादरी मतलब जाति नहीं, बिरादरी का मतलब जो एक जैसे लोग होते हैं, दो एक विचार वाले लोग जब मिलते हैं तो उनमें जल्दी मित्रता हो जाती है। उसीलिए कहा जा रहा है खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, यह लोकोक्ति का तात्पर्य है। करा मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, ठीक है। यहां पे दोस्तों कौन सा रस है, बड़ा समस्या भैया, समझ में नहीं आ रहा सर, रौद्र करें या क्रोध करें, सॉरी रौद्र करें या वीर रस करें। देखिए वीर रस को पढ़ करके उत्साह का बोध होता है, मैं आपको समझा दूं, वात्सल्य तो बिल्कुल भी नहीं है। वात्सल दोस्तों याद रखेगा यह बालक के प्रेम से संबंधित है, ठीक है, जब प्रेम उरम हो बच्चों को तब होता है, ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं। वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाता है दोस्तों, उत्साह होता है, और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों, क्रोध होता है। मैं सत्य कहता हूं सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, ठीक है। तो याद रखेगा यहां रौद्र नहीं, यहां वीर कीजिए। हालांकि कुछ जगह पे मुझे रौद्र मिला, मैं चाहता हूं एक बार आप अपनी तरफ से बताइए, दोनों आएगा इसमें, ठीक है। अब केवल इसकी प्रस्तुति अलग अलग है, वैसे तो आप देखेंगे दोस्तों तो वीर कीजिए, ठीक है, लेकिन कई जगह पे, फिर से बता रहा हूं, कई जगह पे इसे रौद्र भी माना गया है। इसलिए आयोग जब इस तरह के सवालों को पूछे तो बड़ा अलर्ट होकर सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है, कि जवाब क्या क्या दिया, फंसाने वाला दिया है या निकलने वाला दिया है। एक चीज और आपको बता दूं, आप एक मौका दीजिए स्टडी 91 को, हमारे पास आइए, एक बार डेमो भर देखिए, आपको सब की सब चीजें दोस्तों पसंद आएंगी। हम बहुत शांति से, शालीनता से, बहुत मेहनत करके दोस्तों अपने बैच पर काम करते हैं। आप जब बैच में कभी आएंगे, पढ़ेंगे ना, तब आपको दोस्तों क्वालिटी समझ में आएगी कि नितिन सर हमेशा जो कहते थे वो सही है या नहीं है, ठीक है।
तभी पता चलेगा। आइए आगे देखते हैं। कर अल्प प्राण वर्ण दोस्तों कौन सा नहीं है? कौन सा अल्प प्राण वर्ण नहीं है? अल्प प्राण मतलब जिसके उच्चारण में कम वायु बाहर निकले। हमेशा याद रखिए अल्प प्राण मतलब क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम वायु बाहर निकले। ठीक है, कम वायु अगर बाहर निकल रही है तब दोस्तों क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। जैसे हमने कहा क, ख, ख में देखिए ज्यादा आ रहा है, ग कम, घ ज्यादा आ रहा है, अंगा कम। तो याद रखिएगा प्रत्येक वर्ड का जो पहला वर्ड होता है, जैसे क हो जाए, च हो जाए, ट हो जाए, त हो जाए, प हो जाए, ये सब। उसी तरह से तीसरा वर्ड ग हो जाए, च छ ज हो जाए, ट ठ ड हो जाए, त थ द हो जाए, ठीक है, प फ ब हो जाए। ठीक है, इस तरह से। और पांचवा वर्ड चाहे अंगा आ जाए, चाहे इया आ जाए, चाहे अड़ा आ जाए, चाहे अंगा इया, चाहे ना आ जाए, चाहे म आ जाए, या फिर उष्ण नहीं होता दोस्तों। उष्ण वाला गलत दे दिया है। उष्ण की जगह दोस्तों अंतस्थ होता है। अंतस्थ, अंतस्थ में क्या होता है? य, र, ल और व। ठीक है, यह। और जितने स्वर होते हैं सब के सब दोस्तों अल्प प्राण कहे जाते हैं पूरे। चाहे अ हो, चाहे आ इ उ, कुछ भी कर लीजिए, सब एक तरफ से अल्प प्राणी माने जाते हैं। इनको आप महाप्राण मत ले जाएगा, थोड़ा सा ही ध्यान देना आपको। तो इस प्रकार दोस्तों डी वाला जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। करा तुर्की भाषा का शब्द दोस्तों कौन सा नहीं है? बहुत ध्यान से देखिए और तब बताइए कौन सा शब्द तुर्की भाषा, तुर्की भाषा का नहीं, गलत लिखा दोस्तों। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है यह लिखना चाहिए। इसको मिटा दीजिए आप, ठीक है, इसको मिटा लीजिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मुझे सवाल ये देना था कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। ठीक है, क्या पूछना है वाला पूछना। पहले मैं नहीं पूछना चाह रहा था, फिर हमने कहा सवाल को थोड़ा और खतरनाक रूप देते हैं, तो टाइप तो खुद से कर रहा था इस सवाल में। कई बच्चों को लगेगा सर जो फेंक रहे हैं, कह रहे हैं खुद से टाइप कर रहे थे। जिसकी कसम खाओ है, ठीक है, जिसकी कसम खाओ खा जाए। हाँ, सारे सवाल मैंने खुद से टाइप किए हैं, कसम से भाई। किसकी कसम खा जाए? विद्या की या माता की, पिता की, जिसकी कहो। अरे सत्य बोलने में क्या दिक्कत है? मैं झूठ नहीं बोलता, कोई बहानाबाजी नहीं। ठीक है, आज कुछ ऐसा दिक्कत था कि मुझे खुद से काम करना पड़ा। तो देखिए कह रहा तुर्की भाषा का शब्द है कौन सा? देखिए चाकू कैंची तोप तो हर जगह दे रहा है। चाकू कैंची तोप, चाकू कैंची तोप, चाकू कैंची तोप, चाकू कैंची तोप, चाकू कैंची तोप। ठीक है, कैंची में बिंदी लगाइए। ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो पक्का हो गया कि सर ये तुर्की भाषा का है। मामला सर ये बारूद, कारतूस, पिस्तौल, बंदूक और राइफल में सर फंसा हुआ है। ठीक है, आइए मैं एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूं। राइफल जो शब्द है दोस्तों यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह आप ध्यान में रखेंगे। जो बंदूक शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है, इसको ध्यान में रखेंगे। जो पिस्तौल शब्द है दोस्तों, पिस्तौल, ठीक है, यह दोस्तों पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, पिस्तौल, प से पिस्तौल, प से पुर्तगाली, याद रखेंगे। और जो ये दे दिया आप कारतूस दे दिया है, यह दोस्तों फ्रेंच शब्द है। ठीक है, कारतूस जो है यह फ्रेंच शब्द है। और जो बारूद दिया दोस्तों, बारूद, यह तुर्की शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है ये एकदम परफेक्ट जवाब है। कई बार आप हिंदी पढ़ते होंगे तो आपको लगता होगा केवल यही एक ऐसा चैप्टर है जहां सर कोई ट्रिक नहीं काम करता। अरे किसने बता दिया? डेमो में आओ, तुरंत तुरंत डेमो में आओ। इसका तो ऐसा लेक्चर मैंने बनाया ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। आप कहोगे सर क्या पढ़ाया, इससे बढ़िया लेक्चर तो बन ही नहीं सकता। आप एक बार देखो तो सही भाई। अरे डेमो देखने के लिए बुला रहा हूं, पैसा दे लेने के लिए नहीं। आप डेमो देख तो लो, मत बैच लेना, कम से कम डेमो देख लो। डेमो देखने में नहीं कोई नुकसान है ना। चलिए आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा कि तत्सम तद्भव की दृष्टि से दोस्तों असत्य कौन सा है? तत्सम जो होगा दोस्तों याद रखेगा वो संस्कृत से आया हुआ शब्द होगा, संस्कृत का शब्द। और ये दोस्तों ये जिसमें चेंज हो जाता है, जो अपने हिंदी भाषा में यूज करते हैं, चेंज हो जाता है। कर अक्षोट का अखरोट होता है, सही। उद्वर्तन का उबटन होता है, ये भी सही। एकत्र का इकट्ठा होता है, ये भी सही। कुक्षी का कोक होता है, भी सही। ये कुत्ता कुक्कुर दोस्तों गलत लिख दिया। क्यों? आपको पहले लिखना था तत्सम। तो तत्सम शब्द क्या है दोस्तों? याद रखेगा ये जो कुक्कुर शब्द है ये तत्सम शब्द है। और तद्भव शब्द उल्टा लिख दिया था। तद्भव शब्द क्या है दोस्तों? कुत्ता शब्द दोस्तों तद्भव है। इस वजह से दोस्तों यहीं पे मिस्टेक था और आपको असत्य तो पहचानना था, तो ई वाला उत्तर कर लीजिए, आपका सही जवाब हो जाएगा। और आगे आइए, करा कौन सा तद्भव तत्सम है? अब देखिए उल्टा कर दिया, यहां तत्सम तद्भव था, यहां तद्भव तत्सम दे दिया। ठीक है, करा कायर को कातर कहते हैं,
सही है। ओहो, अरे बाप रे, मैं इस, हाँ नहीं ठीक है ठीक है, कायर को ना 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 ना, इसको उल्टा नहीं कर पाया मैं, ठीक है, इसको ये गलत लिखा दोस्तों, इसको करिएगा पहले कातर, कायर ऐसे रहेगा, ठीक है। चलिए, घड़ी को घटिका कहते हैं, ये भी सही है। चितेरा को चीता, चितेरा को चीता नहीं कहते, चितेरा को चित्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? चितेरा को चित्रकार कहते हैं। धन्ना सेठी को धन्ना श्रेष्ठी कहते हैं। पहचान को प्रत्यय विज्ञान कहते हैं। तो यहां पर सी वाला दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा। जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यहां इस तरह के सवालों में बहुत गड़बड़ी होती है, ठीक है। आगे देखिए, कर सु उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? किसमें सु उपसर्ग नहीं? आप जानते हैं उपसर्ग हमेशा कहां आता है दोस्तों? यह हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, शब्द के प्रारंभ में। स्वागत में तो सु उपसर्ग है, क्यों? स्वागत में होगा सुधन आगत। क्या होगा? सुधन आगत बराबर स्वागत, ठीक है। तो यहां तो है। स्वल्प में दोस्तों क्या हो जाता है? सुधन अल्प। क्या हो जाता है? सुधन अल्प बराबर क्या हो जाता है? स्वल्प। सुशील में भी दोस्तों क्या हो जाता है? सुधनशील। क्या हो जाता है? सुधनशील हो जाता है, यह भी दोस्तों होता है, ठीक है। इसी तरह स्वस्थ दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, स्वधनस्थ, ठीक है। यही दोस्तों शब्द होगा यहाँ पे, स्वधनस्थ, ठीक है। यहाँ स्व होता है, सु नहीं होता है। बाकी सुसुप्ति दोस्तों, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सुधन सुप्ति। ये मिलने के बाद खटकोड़ सब पैदा हो जाता है, ठीक है। तो जो नहीं है वो कौन सा है? स्वस्थ दोस्तों आपका जवाब होगा। बाकी के जो जवाब दिए हैं वो सही है। कर आलू प्रत्यय से बना शब्द कौन सा नहीं है? ये बताइए कौन सा आलू प्रत्यय से नहीं बना हुआ है, ठीक है। प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों? यह अंत में लगता है, शब्द के अंत में हमेशा क्या लगता है? प्रत्यय लगता है, ठीक है। दयालु में आलू प्रत्यय आएगा, यहां पर क्या है? दयालु में आलू प्रत्यय है। श्रद्धालु में आलू प्रत्यय है। चालू मूल शब्द है। ईर्ष्यालु में आलू प्रत्यय है और कृपालु में आलू प्रत्यय है, ठीक है। तो क्या मूल शब्द है दोस्तों? यहां पर चालू जो शब्द लिख रहा है यह मूल शब्द है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, कर वाक्यों को तार्किक क्रम में रखना है। कर नदी का जलस्तर बढ़ने लगा, अच्छा। लगातार बारिश होने लगी। गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई। लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। प्रशासन ने राहत सामग्री भेजनी शुरू की। कौन सी घटना पहले घटी होगी? तो सबसे पहले दोस्तों बारिश हुई होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ होगा? बारिश हुआ होगा, इसे पहले नंबर पे रखिएगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों, जब बारिश होगा तभी तो जलस्तर बढ़ेगा, तो याद रखिएगा फिर आपका एक वाला आएगा ना, ये वाला, ठीक है। अब जब जलस्तर बढ़ेगा दोस्तों, तब दोस्तों गांव में बाढ़ आएगा, तो याद रखिएगा तब जाके आप इसका नंबर डालेंगे। और उसके बाद क्या? लोग अपने घर छोड़कर भागने लगेंगे, घर छोड़कर भागेंगे। और उसके बाद क्या? प्रशासन जो है राहत सामग्री भेजेगी। तो 2 1 3 4 5 ये आपका जवाब हो जाएगा। 2 1 3 4 5 पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो गया? सही हो गया। संयोग बस हो जाता है, आप ऐसा ना समझिए कि हर बार ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, अब हम 5 सवाल दोस्तों गद्यांश से दे रहे हैं। मैंने आपको समझाया पहले गद्यांश नहीं पढ़ना है, पहले आपको गद्यांश के सवाल पढ़ना है। सवाल पढ़ लिए तो गद्यांश से जवाब आप अपने आप ढूंढ लेंगे। करा बिहार के ग्रामीण जीवन का मुख्य आधार क्या है? उद्योग, पर्यटन, खेती, पशुपालन, शहरीकरण, व्यापार। ये तो बिना पढ़े आप बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज का गद्यांश विशेषतः बिहार के ऊपर है। पर पढ़ लेते हैं। करा बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो अपनी सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की ग्रामीण आबादी का जीवन मुख्य रूप से क्या दोस्तों? खेती और पशुपालन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां फिल कर दीजिए, ठीक है। मुख्य रूप से खेती पशुपालन पर निर्भर करता है। खेती और पशुपालन लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन है। हालांकि औद्योगिकरण और शहरीकरण के प्रभाव ने यहाँ के युवाओं को किस ओर खींचा है, किस ओर आकर्षित किया है? तो देखिए अगला सवाल, बिहार के युवाओं को किसने आकर्षित किया? कृषि और पशुपालन ने? नहीं। छठ पूजा ने? नहीं। शहरीकरण और औद्योगिकरण ने? या सामूहिकता मेलजोल ने? या शिक्षा स्वास्थ्य ने? याद रखेगा, यहां के युवकों को अब शहरीकरण ने अपनी तरफ आकर्षित किया है और औद्योगिकरण ने आकर्षित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से कर बिहार के गांव में आपसी मेलजोल और सामूहिकता का गहरा महत्व है। आइए देखते हैं पहले अगला सवाल। कर बिहारी समाज में कौन सा त्योहार सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु है? होली,
दिवाली या छठ पूजा, भैया छठ पूजा बिहार से शुरू हुआ और अपना देश छोड़ो विदेशों में लोग करने लगे हैं। छठ पूजा, करवा चौथ जैसे त्योहार का महत्व ये बिहार की वजह से बढ़ा है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों छठ पूजा यहां दे भी रहा है। देखिए करा छठ पूजा और अन्य लोक पर्व यहां के सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु हैं, ठीक है। अगला सवाल, करा बिहारी ग्रामीण जीवन को कौन से मुद्दे प्रभावित करते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित करता है, रोजगार और आर्थिक विकास प्रभावित करता है, गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की कमी प्रभावित करता है, शहरीकरण औद्योगिकरण प्रभावित करता है, या राजनीतिक स्थिरता प्रभावित करता है? स्थिरता तो कहीं नहीं, ठीक है। लोटा की निगाह ढमलियाने वाले लोग हैं, कब सत्ता चलेगी कब बैठ जाएगी नहीं पता चलता है। आगे देखिए, हाँ कर शिक्षा और विकास की दिशा में प्रगति के बावजूद, ठीक है, जैसे मुद्दे आज भी ग्रामीण जीवन को प्रभावित करते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य, अच्छा बच्चों को लगेगा सर शिक्षा स्वास्थ्य ही प्रभावित करता होगा, बट ऐसा नहीं। देखिए शिक्षा के मामले में बिहार बहुत आगे पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। अगर आप आईएएस अफसर उठा के देख लेंगे तो बहुत सारे मतलब यहाँ के लोग मेहनती होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। रोजगार और विकास नहीं, गरीबी और बुनियादी सुविधाओं की आज भी कमी है दोस्तों, अगर बिहार में देखा जाए तो, ठीक है। इसीलिए दोस्तों अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार जो है बहुत पिछड़ा समझा जाता है, वो इसी कारण। अगर एक बार बुनियादी ढांचा यहाँ का मजबूत हो जाए ना तो बिहार जैसा बेहतरीन राज्य और बिहार के जैसे लोग कहीं नहीं। अरे प्रेम कितना है रे भाई, कितना प्रेम है भर भर के, और जितना प्रेम उतना पीटते भी सब गलत कहूं तो बताओ, ठीक है। आप प्रेम से कहो बिहारियों से जान दे देंगे, मेरे बहुत सारे दोस्त बिहार के, बहुत सारे, ठीक है। प्रेम से कहो, थोड़ा सा भी ऐंठोरी की है ना तो तुरंत तौल देते हैं। किससे? हम नहीं बोलेंगे, शिक्षक हैं, तुरंत तौलना शुरू करेंगे ना। तो प्रेम से आप उनसे कुछ भी करवा लीजिए, लेकिन प्रेम से बहके ना तो फिर वो बहक गए तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। आगे देखिए, कह रहा है बिहार राज्य सरकार की योजनाओं का उद्देश्य क्या है? उद्योगों को बढ़ावा देना, ग्रामीण समस्याओं को हल करना, शहरों का विकास, सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, या शिक्षा को प्रोत्साहित करना। आगे पढ़िए तब पता चलेगा। करा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं का उद्देश्य गांव की मूलभूत समस्याओं को करना है। करा बिहारी जीवन में संघर्ष और उत्साह का अनूठा संगम, एकदम सही बात लिखा है, संघर्ष और उत्साह दोनों कूट कूट के भगवान ने बिहारियों में भरा है, ठीक है। तो यहां आपका जवाब फिलहाल क्या होगा दोस्तों? याद रखेगा, राज्य सरकार का जो उद्देश्य है यह ग्रामीण समस्याओं का हल करना है, ठीक है। क्योंकि वहां आज भी दोस्तों गांव के अंदर ही बुनियादी ढांचों में कमी देखी जाती है, सुख सुविधाओं में कमी देखी जाती है, इसलिए इसी को हल करना ये वहां का मुख्य उद्देश्य है। तो बी दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए हिंदी आप यहां से पढ़ लेते हैं। एक बड़ी समस्या जो आपके सम्मुख है वो है जीएस की समस्या, लेकिन वो आपके मन का भ्रम है। जीएस आप एक बार मुझसे पढ़ के देखिए, एक बार सिर्फ मौका दीजिए। और मैंने यहां पर्याप्त जीएस की क्लास पढ़ाया दोस्तों, 400 से अधिक लेक्चर दोस्तों अब तक मैं ले चुका हूं जीएस में, ठीक है। जो एकदम परफेक्ट, एकदम सिस्टमैटिक, आप चाहते हैं ना कोई विषय सर लाइन टू लाइन पढ़ा जाए, तो देखिए अगर आप 45 लेक्चर पढ़ने का सामर्थ्य रखते हैं तो जानिए एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 46 से 91 लेक्चर तक अगर आपने पढ़ा तो मिडावल कंप्लीट हो जाएगी। 52 से 150 लेक्चर देखा तो मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा। 151 से 230 तक पढ़ा तो पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। 231 से 330 तक पढ़ा तो विश्व का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। 331 से 415 पढ़ा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 85 लेक्चर दोस्तों हुआ, 85 ही पूरा हुआ है, ठीक है। अभी चल रही है क्लास, ये लिखा है ना स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्लास दोस्तों अभी चल रहा है, ठीक है। अगर आपने इतना पढ़ा तो भारत का भूगोल आपका एकदम खत्म होने की कगार पे, बस 10-15 लेक्चर और पढ़ेंगे, मुझे लगता है 100 पे जाके भी एंड हो जाएगा, ठीक है। ये भी एंड हो जाएगा, फिर हम साइंस पढ़ेंगे। तो आप मौका दीजिए स्टडी 91 को, हमारे साथ एक बार जुड़िए अगर आप सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं तो। और डेमो कैसे देखें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए स्टडी 91 ऑफिशियल, इस पर दोस्तों आपको क्लास मिल जाएगा। एक बार डेमो देख लीजिए, आप खुद ब खुद दोस्तों क्लास ज्वाइन कर लेंगे, मुझे बहुत ज्यादा कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए भागिए मत, एक जगह रुकिए, शांति से पढ़िए, कोई कमी नहीं है ना हिंदी विषय पढ़ने में। मैं चाहता तो आपके लिए जीएस का भी प्लान करता, लेकिन मैं सिर्फ उतना काम करता हूं जहां मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं, जहां मैं बच्चों के लिए अपना पूरा समय दे सकता हूं। मैं अंधकार में रख के किसी बच्चे के लिए कुछ भी बैच नहीं बना देता, औरों की तरह नहीं हो कि एक क्लास उठाया किसी क्लास में डालते गए और बैच बनाते गए, नहीं, वो सब मेरे से नहीं होता है। काम करो तो ढंग से करो या मत करो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैं बीपीएससी में हिंदी की जिम्मेदारी लेता हूं
और हिंदी में कहीं कोई चूक नहीं होगा, आपको 100% नंबर मिलेगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। बस आप मेरे साथ मेहनत करने को तैयार हो जाइए, एक बार कदम से कदम मिलाइए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।